afternoon, sir. Till now only 9 participants. सबको पता है ना क्लास चल रही है आज? अब ऑन है ना? इस समय तो ऑन है? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली यूनिट 1 में आपका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, कैसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या उसकी मेजर एक्टिविटीज हैं एंड क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है. So as far as unit 1 is concerned, the first point is what is an operating system, है ना? तो as you can see in the slide, operating system is a program. तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा या हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा. तो ऐसा मैं एज्यूम करके चलूं क्या कि आप लोगों को ये पता है हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन. क्लास, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर्स? Software is a set of instructions to perform one by one a specific task. Software is a set of instructions with to perform some specific task. Okay. Software is a set of instructions which performs some specific task. Okay, perfect. Anything else? Sir, we can say it's a collection of program which is basically made to meet some specific goal or task. Okay, okay. Again, perfect example. दोनों ही definitions बिल्कुल correct हैं. So, as far as operating system is concerned, operating system is a program. अब देखो जैसे यहाँ पर word आया program, इसका मतलब क्या है? ये set of instructions होगा, है ना? That acts as an intermediary between a user of a computer and a computer hardware. अगर मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल लेके बात करूं कि अगर मान लो आपका ये मशीन है, यहाँ पर कहीं आपका यूजर बैठा हुआ है, तो अब इस यूजर को इस मशीन को ऑपरेट करना है. भाई जैसे अगर मैं मान लो इस सिस्टम पे आपको क्लासेस ले रहा हूँ, तो अब मैं पीपीटी कैसे यूज कर पा रहा हूँ? पीपीटी भी अंदर जो क्या है, ऑफिस का सॉफ्टवेयर पड़ा है ना भाई. मैं तो अब केवल हाथ से क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड को टच कर रहा हूँ, माउस को टच कर रहा हूँ. तो इस हार्डवेयर को टच करके मैं अंदर जो एक प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस पड़े हैं, जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं उसको कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ? तो देयर मस्ट बी सम इंटरफेस between the user, like between the me and computer hardware. Similarly, operating system is an interface between the user of a computer and a computer hardware. भाई जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, यूजर जब ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई बीच में एक इंटरफेस थर्ड पार्टी चाहिए ना, वो थर्ड पार्टी क्या है? वही थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है. किसी किसी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेस. अब कंप्यूटर रिसोर्सेस का मतलब हो गया उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ आ गया, है ना. रिसोर्सेस अपने आप में एक कॉमन, एक जनरल वर्ड है. जैसे इन्होंने क्या कंप्यूटर हार्डवेयर स्पेसिफिक कर दिया. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन किसी भी एक बुक में कोई स्पेसिफिक एक ही डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि भाई यहाँ पर अगर जो लिख के दे दिया बस बिल्कुल यही एग्जैक्ट फाइनल डेफिनेशन है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है. ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो यूजर और मशीन, चलो मैं एक वर्ड और यूज कर देता हूँ, मशीन मतलब मेरा कंप्यूटर, इसके बीच में जो इंटरफेस की तरह काम करेगा, दैट विल वर्क एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजमेंट की साइड से कोई नोटिस आती है, फॉर एग्जांपल कल मान लो भीमराव अम्बेडकर की छुट्टी थी ना कॉलेज में, अगर मैं वो नोटिस आपको फॉरवर्ड नहीं करता तो आप कैसे जानते कल की क्लासेस होंगे कि नहीं होंगे? तो फॉर यू एंड बिटवीन द मैनेजमेंट आई एम वर्किंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं क्या हूं? मैं आप और मैनेजमेंट के बीच का इंटरफेस हूं. आप डायरेक्टली मैनेजमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. आपको अगर वहां से कम्युनिकेट करना है तो आप मेरे थ्रू आगे जो आ जाओगे ना,
मैं बताऊंगा आगे कैसे कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेस। अच्छा, अब पॉइंट दूसरा ये आया कि चलो ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गया, इसका गोल क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो सबसे पहली चीज तो यही है, यूजर फ्रेंडली। अगर कंप्यूटर ना होता, अगर आपको याद होगा 1950s के जमाने में जब सबसे पहली बार कंप्यूटर बना था, जब मेन फ्रेम एक कमरे के बराबर के साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो क्या करते थे, वो जो सीओ लैब में तुम लोगों ने देखा होगा या डीएलडी लैब में देखा होगा, जो स्विचेस जलते हैं ना 10 के फॉर्म में, उससे एलईडी ऑन ऑफ करके उससे देखते थे इनपुट जा रहा है कि आ रहा है कि आउटपुट आया कि नहीं आया। दैट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड वेरी टीडियस टास्क। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाने से यूजर की कन्वीनियंट बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर। जो भी आपके जो भी यूजर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट बिकम्स इजियर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आप कैसे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते, है ना। आप कहीं पर भी इसका एग्जांपल ले सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन पे जाते हो, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड की एप्लीकेशन तो चलेंगे नहीं, सारा काम सेंट्रल लेवल पे होगा। अगर आपको एक टिकट बुक करानी है और अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि भाई दिल्ली से टिकट सबके बुक होंगे, तो आपको कहीं भी जाना होगा, टिकट बुक कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो सोचो, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी लंबी सी लाइन वहां पर दिल्ली से लेके पता नहीं कौन से स्टेट तक लंबी लाइन लगी होती कि भाई मैं टिकट बुक कराने आया हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ना होते तो, है ना। क्लास आप लोग की साइड से इंटरेक्शन अगर बना रहेगा तो थोड़ा सा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा क्लास को लेना। किसी को जहां पर भी कोई डाउट लगे, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, वेदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो, है ना। थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव रहनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। इसका पॉइंट मतलब सिंपल सा सिर्फ इतना है कि आपके पास सिस्टम में जो जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस को आप हाउ फ्रीक्वेंटली या हाउ इफिशिएंटली यू आर गोइंग टू यूज। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रिंटर का एग्जांपल लूं, सबको पता है कि आप कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जनरली एक फ्लोर पे एक या दो प्रिंटर ही होते हैं। जैसे आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा, अपने थर्ड फ्लोर पे सिर्फ एक प्रिंटर रखा है, एक अलग कमरे में, है ना, जिसको प्रिंट देना होता है यही आकर यही देता है। तो अब इस एक प्रिंटर को नंबर ऑफ यूजर्स, सीएस डिपार्टमेंट, लैब हो गया, सिविल डिपार्टमेंट हो गया, अदर डिपार्टमेंट्स और भी सारे सिस्टम्स एक्सेस करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का एग्जांपल है ये ना। तो वो रिसोर्स शेयरिंग कैसे होती है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये फीचर रिसोर्स शेयरिंग का ना होता तो क्या हम ये पॉसिबल था हमारे लिए कि हम उस एक प्रिंटर को सारे लोग एक साथ एक्सेस कर लें। फिर क्या होता, जितने फ्लोर्स होते हैं हर फ्लोर पे एक नया अलग अलग प्रिंटर लगाते हैं या हर एक बंदे को एक छोटे छोटे प्रिंटर देते हैं। इससे क्या होता, कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फीचर्स हैं, हार्डवेयर को रिफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, यूजर्स अपने टास्क को इजीली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये सब हमारे जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स हैं। कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी? No, sir. No, sir. ओके ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर की, जो मैं पहले डायग्राम दिखा देता हूं, उसके बाद इसको डिस्कस करता हूं। ये मेरा डायग्राम है। अभी हमने जो बात की थी ना कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो लेयर है, दिस वन वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर
यहाँ से और कंप्यूटर हार्डवेयर, इन दोनों देखो तो इन दोनों के बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है इस जगह पे, है ना। तो इस कंप्यूटर स्ट्रक्चर में हमारे पास होते क्या क्या हैं, यूजर्स हैं, ये क्या है, सिस्टम प्रोग्राम्स, सॉरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और हार्डवेयर हो गए। अब आते हैं अपनी पीपीटी पे। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। हार्डवेयर, हार्डवेयर में हमारे पास क्या क्या हो गए, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, आईओ डिवाइसेस हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके बाद आप अगर डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करो, देखो सबसे पहले हार्डवेयर हो गए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम से, फिर एंड यूजर्स हमारे पास है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना अमंग्स द हार्डवेयर या नंबर ऑफ यूजर प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है हम आगे वीडियो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स defines the way in which the system resources are used to solve the computing problems। कौन कौन से होते हैं, लाइक हमारा MS ऑफिस ही हो गया, कंपाइलर्स हो गए, ब्राउजर्स हो गए, डेटाबेस हो गए, है ना, ये सब हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। और नॉर्मल यूजर्स हमारे एंड यूजर्स में आ जाएंगे। ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बॉटम पे आपका हार्डवेयर होगा, नाउ आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम्स, नाउ द लास्ट वन इज एंड यूजर्स। इन्हीं यूजर्स का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज करते हुए हार्डवेयर को एक्सेस करना। इन यूजर्स का काम है इन सिस्टम प्रोग्राम्स को हेल्प से या ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इन हार्डवेयर को एक्सेस करने का काम होता है एंड यूजर्स का। नाउ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू। पहली चीज तो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कुछ नहीं करता है। It never performs any useful task. It simply provides an environment in which other users perform their useful task। कभी आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा, जैसे आपको मान लो आप अपने थोड़ा सा सोचना कि आपके ऐसे कॉन्टेक्ट्स में कोई ऐसा बंदा है जिसने आपको उस बंदे से मिलाया हो। जैसे जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग मूवी में दिखाते हैं, शादी कराने वाले वो होते हैं ना, एक थर्ड पार्टी आती है, पंडित लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, दोनों लोगों में शादी तय करा दी। अब भाई शादी तय करना है, पूरा खर्चा तो मतलब जो बॉयज की साइड से जो गर्ल्स है उनको करना है ना। पंडित का काम क्या होता है, खाली जाके क्रय पत्र मिला देना, बाद में डेट डिसाइड कर देना, खुद तो कुछ नहीं करना होता ना, उसको सारी और बताना होता है इस डेट में ये होगा, इस डेट में ये होगा, बाकी जो खर्चा उधर देते जाओ, ये काम होता है ना। सिंपली उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, सिर्फ बता देगा तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, मैं आपको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा हूं, अब इससे तुम लोग अपना काम करो। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। Okay, as far as PPT is concerned, users want convenience, ease of use, good performance। अगर मैं देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमेशा ये डिपेंड करता है हम किस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। अगर मैं यूजर्स के पर्सपेक्टिव में सोचूंगा, यूजर हमेशा क्या चाहेगा, मतलब अगर मुझे अपने इस मशीन पे काम करना है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैं प्रोग्राम को जैसे ही कंपाइल करूं तुरंत तुरंत आउटपुट आ जाए, यही तुम चाहेंगे ना। यानी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। कितनी रिसोर्सेस मेरी यूज हो रही है, कितनी बर्बाद हो रही है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने मान लो एक प्रोग्राम लिखा और उसको मैंने कंपाइल किया, और जैसे कंपाइल किया मैं यही चाहूंगा कि उसका आउटपुट तुरंत तुरंत आ जाए। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। अच्छा, सेकंड एग्जांपल, मैंने जैसे प्रिंट दिया, मैं चाहता हूं कि तुरंत सबसे पहले मेरा प्रिंटर पे जाकर के सबसे पहले मेरा प्रिंट हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब वो प्रिंटर पूरा का पूरा मेरे को डेडिकेटेड हो, यानी उसकी शेयरिंग ना हो, तभी तो होगा ना। अगर उस प्रिंटर की शेयरिंग मोड में अगर प्रिंटर है तो हो सकता है कि मेरे से पहले किसी बंदे एक्स ने प्रिंट दिया हो जिसके 100 पेजेज हो, तो जब वो 100 पेजेज प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद मेरा नंबर आएगा, यही तो होगा ना। तो एज ए यूजर मैं परफॉर्मेंस भी चाहता हूं, बट
हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। मीन्स अगर मैं उस प्रिंटर को पूरा का पूरा अपने पे डेडिकेट कर लेता तो उस प्रिंटर का यूटिलाइजेशन लो होता कि हाई होता क्लास? सर लो सर लो होता। होता। एग्जैक्टली, लो होता सर। बिकॉज कहीं पर भी आप देखोगे प्रिंटर का यूज हमेशा सबसे लास्ट में होता है, जब आपका सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगी, जब आउटपुट को आपको प्रिंट कराना होता है तब आप जाके प्रिंटर को यूज करते हो। बाकी स्टार्टिंग जितना कंप्यूटेशन करते हो वो सब तो आप मशीन पे करते हो ना, तब तक तो प्रिंटर आपका बिल्कुल खाली रहेगा, उस समय तक उसका कोई यूटिलाइजेशन होता नहीं है। तो एज ए सिंगल यूजर मैं परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी ले रहा हूं, लेकिन अगर प्रिंटर को मेरे को पूरा डेडिकेट कर दिया गया तो प्रिंटर का यूटिलाइजेशन लो हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। एज ए सिंगल यूजर मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस वाइज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट हो। बट अगर मैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करूंगा तो वहां पर मैं हमेशा ये देखूंगा, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा कि मेरे इस पर्टिकुलर रिसोर्स को हाउ मेनी नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस कॉन्करेंटली और साइमल्टेनियसली। जितने नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मेरा उतना अच्छा होता जाएगा, है ना। तो कोई एक स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्टली मतलब क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा हम उसको किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। सिंगल यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, या अगर आप गैल्विन की बुक जब ओपन करना तो उसमें लिखा हुआ यूजर व्यू एंड सिस्टम व्यू। यूजर व्यू से हमेशा जब बात करेंगे एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात करेगा कि मुझे ये एडवांटेज चाहिए एज ए सिंगल यूजर। जब सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेगा तो उसको एज ए होल देखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ और अदर यूजर्स भी उनकी क्वालिटी डिग्रेड ना होने पाए, उनको ऐसा ना हो कि एक एक साल तक वेट करना पड़ जाए, है ना। कोई डाउट किसी का? नो सर। ओके, नो सर। जहां पे जिसका भाई डाउट होगा पूछते रहना, वरना बाद में तो फिर बड़ा मुश्किल हो पाएगा वहां तक पहुंच पाना। ये डिफिनेशन भी आपको एक दो बुक में लिखी मिलेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है। ना इसको थोड़ा सा चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ये प्रिंटर है, एक ये मान लो हार्ड डिस्क या मान लो टेप ड्राइव है मान लो, हालांकि टेप ड्राइव अब यूज नहीं होती है। प्रिंटर था, टेप ड्राइव थी, और मेरे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 प्रोसेस P2। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है। आप लोग प्रोग्राम वर्ड जानते हो, जो आप लोग कोड करते हो वही प्रोग्राम होता है ना। जब भी वो कोड, जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन फेज में होता है तो उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन देन इट इज कॉल्ड प्रोसेस। नाउ मान लो मेरे पास ये दो प्रोसेस हैं और ये दो रिसोर्सेस हैं, एक प्रिंटर है एक टेप ड्राइव है। ये दोनों ही एग्जीक्यूट होना चाहते हैं। प्रिंटर प्रोसेस P1 को अलोकेटेड है और टेप ड्राइव प्रोसेस P2 को अलोकेटेड है। नाउ प्रोसेस P1 को अलोकेट करने और आगे फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए टेप ड्राइव चाहिए, यानी ये चाहिए, और प्रोसेस P2 को फर्दर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिंटर चाहिए। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर केवल दो प्रोसेस का एग्जांपल लिया है। जब भी कभी आपका सिस्टम कभी कभी हैंग करता होगा, आपने देखा होगा कंट्रोल अल्टर डिलीट जब मारते हो तो उसमें देखोगे यूजर प्रोसेस दिखाता है ना, यूजर प्रोसेसेस। किसी ने कंट्रोल अल्टर डिलीट मारा है नहीं मारा तक? यस सर। उसमें सिस्टम प्रोसेसेस यूजर प्रोसेसेस दिखाता है ना। यस सर। कई सारे यूजर प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, कई सारे सिस्टम प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं। तो जब एक टाइम पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस रन कर रहे हैं और हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेस चाहिए, नाउ हु विल डिसाइड कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल हियर इफ आई कैन से प्रोसेस P1 and P2 both wants to execute and process P1 holding the resource printer requesting for tape drive,
प्रोसेस P2 होल्डिंग द टेप ड्राइव रिक्वेस्टिंग फॉर द प्रिंटर। अगर दोनों ये जिद पे आ जाएं कि पहले मुझे करना है या P2 करने पहले मुझे करना है, तो जिंदगी में कभी कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट तभी कर पाएगा जब उसको प्रिंटर के साथ साथ टेप ड्राइव मिलेगी, और टेप ड्राइव इस समय है किसके पास? P2 के पास। P2 ने इसको होल्ड कर रखा है ना। सिमिलरली P2 एग्जीक्यूट कब करेगा? जब उसको टेप ड्राइव तो मिली हुई है, साथ साथ प्रिंटर मिल जाए, और प्रिंटर को होल्ड किसने कर रखा है? P1 ने होल्ड कर रखा है। तो अगर दोनों रिजिड हो गए कि मुझे जो रिसोर्स मिली हुई है मैं छोड़ूंगा नहीं, और मुझे एग्जीक्यूट होने की जो चाहिए वो भी चाहिए, मतलब रिजिड हो जाए, तो जिंदगी में ना तो P1 एग्जीक्यूट हो पाएगा ना तो P2 एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो जब ऐसे क्लासेस आते हैं, होता ना क्रिकेट में, एक लोगों के पास एक लोगों की बैट है, एक लोगों की बॉल है, एक लोगों का स्टंप है, तीनों रिजिड हो जाए कि बैटिंग पहले मुझे करनी है, तो क्या कभी मैच हो पाएगा वो? नहीं सर। नो सर। अब फिर ऐसे केसेस में हमेशा एक जो सबसे बुजुर्ग प्लेयर होता है वही आता है ना, सबसे सीनियर प्लेयर, लाओ भाई जो है पहले बैटिंग हम कर लेंगे। तो ऐसे जब क्लासेस आएंगे तो वहां पर अब भाई ये क्लासेस रिजॉल्व कौन करेगा? नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू द पिक्चर। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा मुझे कौन से प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है ना? क्योंकि अगर वो रिसोर्स एलोकेट नहीं करेगा तो प्रोसेसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो इसकी जब डेफिनेशन बुक में देखोगे तो उसमें लिखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव several number of processes requesting for the same number of resources, so there comes a conflict. That conflicts resolved by the operating system. That's why operating system is called the resource allocator. Since ये जो conflict आया, इस conflict को operating system खुद resolve कर रहा है कि भाई P1 को मुझे कौन सी रिसोर्स देनी है, P2 कौन सी रिसोर्स देनी है, मैं खुद डिसाइड करूंगा। तुम्हारा बॉल बैट स्टंप सब कुछ होगा ठीक है, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा बैटिंग पहले किसकी आएगी, जिसकी बैटिंग पहले आएगी बैट उसी को मिलेगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा प्रोसेस P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा कि P2 पहले एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो OS ने डिसाइड कर लिया कि P1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, तो वो इससे छीन करके टेप ड्राइव को इसको एलोकेट कर देगा। ठीक है ना? Since all the allocation of the resources are done by the operating system, that's why operating system is called the resource allocator. Any doubts? Okay, now next one is operating system is a control program. कि operating system को control program क्यों बोलते हैं? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है टू प्रिवेंट अकरिंग ऑफ द एरर्स। लाइक समटाइम्स क्या होता है 1/0 एरर आ गई, भाई किसी प्रोग्राम अगर 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट हो जाता है ना, और इनफाइनाइट का मतलब तो कुछ होता नहीं है। या मान लो एक प्रोसेस है, जैसे आपका नॉर्मल जैसे नॉर्मली आप अपना एग्जांपल ले लो, हर किसी के पास अपना घर है, मान लो अगर कोई यहाँ घर पे किराए पे रहता है या किसी ने रूम ले रखा है भाई, लेकिन आपका एक अपना खुद का ठिकाना तो है ना, वो रूम किराए का ही हो या हॉस्टल में रहते हो कुछ भी हो, लेकिन आपका एक रूम तो है ना। तो आपका एरिया तो फिक्स है कि आप इस एरिया के अंदर लाइक करोगे। या अगर मान लो रूम बी 305 में पर्सन एक्स स्टूडेंट एक्स रहता है, तो जब भी मुझे स्टूडेंट एक्स को सर्च करना होगा तो मैं B305 में सर्च करूंगा। सिमिलरली जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ मेमोरी का एरिया एलोकेट किया जाता है जहां पे वो एलोकेट होते हैं। क्लियर? वो एलोकेट करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नाउ अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मतलब नेता टाइप का है, वो घूम घुमा के दूसरे एरिया में पहुंच जाए? एरिया हमने उसको ये दिया था, पहुंच को यहां पर जाए। बिल्कुल हो सकता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंस्ट्रेंट्स ना लगाए तो। ठीक है ना? इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंट्रोल प्रोग्राम भी बोला जाता है। उससे क्या होता है, जिन यूजर प्रोसेसेस को या जिन प्रोसेसेस को जो एरिया अलोकेट किया जाता है वो उसी एरिया में रहते हैं। अगर वो किसी अलग एरिया में जाते हैं, किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, देन इट इज कॉल्ड इनलीगल एक्सेस ऑफ मेमोरी। ठीक है? So as far as operating system is a control program is concerned,
It controls execution of programs to prevent errors and improper use of the computer. ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, नो सर। तो क्या हम ये एज्यूम कर लें कि अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो बताया, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दो चीजें और बताई, रिसोर्स मैनेजर। समटाइम्स आपके ईएकेटीयू में क्वेश्चन ये भी आता है, रिसोर्स एलोकेटर के बजाय रिसोर्स मैनेजर वर्ड भी लिख के आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर, जस्टिफाई इट, ऐसा वर्ड, ऐसा क्वेश्चन भी लिख के आता है। ओके, एक चीज थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये मान लो आपकी मेमोरी है, ठीक है, एक हमने मेमोरी का लेआउट बनाया है। आप लोगों ने फीओ में पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी पावर ऑन करते हो तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्शंस को बायोस से, मतलब रोम से मेमोरी में लेके आता है, यही होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट मेन मेमोरी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, that is called the kernel. The one program running at all times on the computer is called the kernel. ठीक है? उसके अलावा भाई जैसे मान लो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा था, इसमें आपने इतना पोर्शन निकाल के मेमोरी में डाल दिया, जो ये पोर्शन निकाल के डालते हो इसको बोलते हैं कर्नल। हालांकि ये पूरा, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टम प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम प्रोग्राम ही तो है, ये पूरा सिस्टम प्रोग्राम है। उसमें से कर्नल आपने निकाल के यहां रख दिया, बाकी जो इधर बचता है इसको बोलते हैं सेल। ये कर्नल और ये सेल। कर्नल हमेशा मेमोरी में रहता है। एवरीथिंग एल्स इज आइदर अ सिस्टम प्रोग्राम और एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, यहां से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होगा जो आपके मेन एग्जाम्स में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशंस, मतलब कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फेजेस बढ़ती गई, बैच प्रोसेसिंग आया, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आया, टाइम शेयरिंग आया, रियल टाइम आया, कैसे कैसे जो है एडवांसमेंट आते गए और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते गए। तो सबसे पहले सीरियल प्रोसेसिंग से पहले, हमने इसमें लिखा नहीं है, सीरियल प्रोसेसिंग से भी पहले बेयर मशीन्स आती थी। नाम हो सकता है सुना हो तुम लोगों ने, बेयर मशीन्स। बेयर मशीन्स वो मशीन्स होती थी जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। उनको टॉगल स्विचेज के थ्रू, एलईडी बल्ब, मतलब एलईडी जो स्विचेज लगे होते हैं, टॉगल स्विचेज, उनके थ्रू ऑन ऑफ करते थे और उन्हीं के थ्रू सिस्टम को पूरा कंट्रोलिंग करते थे कि सिस्टम मेरा इनपुट कैसे लिया जाएगा, आउटपुट कैसे लिया जाएगा। जो वो बल्ब जलते थे लाइट वाले, वन जलेगा तो वन ऑन रहेगा, तो वन ऑफ रहेगा तो 0 1 0, इस तरीके के फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में आउटपुट को कैलकुलेट किया जाता था। बेयर मशीन का मतलब सिंपल से ये होता है, मशीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। खैर वो उससे हमें कंसर्न नहीं है, उसके बाद से जो हमारा है यहां से हमें देखना है सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में किसी कुछ पता है? Anyone class? Anyone? सर ये क्या मतलब जैसे कि एक जॉब सीपीयू पे शेड्यूल हुई तो सर वह उसने पहले वाली पूरी की पूरी जॉब करी, फिर उसने नेक्स्ट जॉब शेड्यूल करता होगा, तो सीरियली मतलब एक के बाद एक। एग्जैक्टली यही मतलब है, यही मतलब ही है। बस इसको थोड़ा सा हमें उस जमाने से रिलेट कर लेना है। बस जो तुमने बताया बिल्कुल सही है, बस हमें 50 से ये 65 के जमाने का है, तो उस जमाने से थोड़ा सा रिलेट कर ले बस। अच्छा, सबको पता है कि उस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे।
ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब एक कमरे के साइज के बराबर का एक कंप्यूटर, जिसके लिए एक ऑपरेटर बिठाया जाता था, जिसका काम होता था वहां पे आउटपुट को कैलकुलेट करना। जैसे हम भी नॉर्मल मशीन पे यूजर काम करता है, वैसे मेन कमरे के बराबर साइज का एक कंप्यूटर होता था जिसको मेन फ्रेम बोलते थे, और उस पर एक ऑपरेटर बैठता था, उसका नाम ही ऑपरेटर होता था। मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी उस समय, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी की बात। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, जब भी कभी मैं वर्ड बोलूंगा मेमोरी, तो उसका मतलब होगा मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैं हमेशा मेंशन करूंगा सेकेंडरी मेमोरी या बैकअप या सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसा वर्ड मेंशन करूंगा। लेकिन अगर मेमोरी वर्ड यूज किया जा रहा है तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूं। जैसे कि आज के जमाने में भी मेमोरी हम लोग कितनी यूज करते हैं आजकल के सिस्टम में, 4 GB 8 GB यही यूज करते हैं ना। इतना अपग्रेड होने के बाद उस समय केबीज में मेमोरी यूज होती थी। तो मान लो ये मेरा बड़ा सा एक सिस्टम हो गया, मेन फ्रेम सिस्टम हो गया। सीरियल प्रोसेसिंग, सीरियल प्रोसेसिंग में अभी जो बताया आपने बिल्कुल सही बताया कि एक एक करके प्रोसेस, अच्छा उस समय प्रोसेस नहीं बोलते थे, इनको जॉब बोलते थे। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। उस जॉब में होता क्या था, इनपुट डिवाइस, क्या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराने हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट में रहती थी जिसको बोलते थे जॉब। वो जॉब एज ए इनपुट अप्लाई की जाती थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर खुद तो अप्लाई कर नहीं सकते, यहाँ पर तो ऑपरेटर बैठा हुआ है, ऑपरेटर को हम देते थे, है ना। नाउ ऑपरेटर क्या करेगा, उस जॉब को कंप्यूटर को सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जब भी कभी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को वापस करेगा जिस बंदे ने जॉब को यहाँ पर सबमिट किया था। इतना टाइम लगता था सीरियल प्रोसेसिंग वाले में। इसके बाद जॉब 1 हो गई, फिर जॉब 2 आएगी, फिर जॉब 2 को ऐसे यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। ऑपरेटर आएगा यहाँ पर, जॉब को सबमिट करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जाकर के 2 वाले बंदे को सबमिट कर देगा। सिमिलरली फॉर 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो इनपुट देते थे वो पंच कार्ड के फॉर्म में देते थे, ठीक है, पंच कार्ड से इनपुट दिया जाता था। अब ये सब बातें तो ठीक है, टेक्निकलिटी के टर्म्स में यहां पे हमारे प्रॉब्लम कहां पर आई। प्रॉब्लम ये आई कि एक तो आपकी हो गई आईओ डिवाइसेस, जैसे हम पंच कार्ड था जिनके थ्रू आप इनपुट आउटपुट दोगे, और एक आपकी होती है कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस और कंप्यूटेशनल डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस में क्या आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटेशनल में आपका क्या है, सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा गोल ये है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का, कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीपीयू को हमेशा बिजी रखे, सीपीयू मेरा खाली ना होने पाए। अब इसमें देखो, यहां पर इस सिस्टम में जो मान लो सीपीयू यहां लगा हुआ है, सीपीयू का काम कब आएगा, भाई यूजर आया, यूजर ने जॉब को बनाया, जॉब को सबमिट किया ऑपरेटर को, ऑपरेटर जब जॉब सबमिट करेगा यहां पर उसके बाद सीपीयू का काम स्टार्ट होगा। उससे पहले तो सीपीयू खाली था ना। फिर सीपीयू ने विद इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स आउटपुट को तैयार किया, तैयार करके दे दिया ऑपरेटर को। अब ऑपरेटर जाएगा, इसको फिर से जो है जिस यूजर से जॉब को लिया था उसको सबमिट करेगा, फिर सीपीयू पूरा खाली हो गया। यानी सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल रहता था। मेरी बात को समझ पा रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। सीरियल प्रोसेसिंग वाले केस में सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियल रहता था। क्यों? बिकॉज आईओ डिवाइसेस की जो स्पीड है, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की जो स्पीड है, उन दोनों की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। यानी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर्स टू आईओ डिवाइसेस। क्लास एग्री विद दिस माय लाइन और नॉट? आज की डेट में भी आपके कीबोर्ड से जो डेटा प्रेस करते हो, उसकी डेटा को प्रेस करने मतलब जो डेटा स्काई कोड बनकर के अंदर जाता है उसकी स्पीड और आपके जो हाई गीगाहर्ट्ज के अवेलेबिलिटी वाले जो आपके प्रोसेसर्स हैं, क्या उनकी स्पीड मैच करती है? क्या कभी नहीं मैच करती है। ये अटेंडेंस कौन डाल रहा है भाई इसमें?
क्या मैंने क्लास में अटेंडेंस के लिए कहा अभी? क्या मैंने मीटिंग क्लास में में होने वाले थे। क्या मैंने क्लास में अटेंडेंस के लिए कहा अभी? Class, please don't try to be over smart. मैं मीटिंग को